नमस्कार दोस्तों, मैं जीत एक बार आप सभी मित्रों का पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीत तेज अकेडमी 2.0 पर। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई बेहतर से कर रहे होंगे। तो हमने छोड़ा था हिस्ट्री की क्लास में, जो कि बात करें तो महाजनपद काल चल रहा था। महाजनपद काल, और इसके 24 क्वेश्चन तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे। इसके आगे हम लोगों को अब डिस्कस करना है, ठीक है। तो यदि महाजनपद काल थोड़ा सा रिव्यू करते हैं तो कब से कब तक माना जाता है, तो 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व तक, ठीक है। अब ये हमारा कहना बार बार नहीं उचित है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। यदि क्लास अच्छी लगे तो लाइक करिए, नहीं तो कोई बात नहीं, आपकी मर्जी, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। अब इतना टाइम नहीं हम लोगों के पास, क्योंकि हिस्ट्री बहुत बड़ी पार्ट में पड़ी है। अब इसको पूरी बेहतरीन तरीके से कवर करना है, ओके। तो हम लोगों ने 24 क्वेश्चन तक छोड़े थे आपको। अब एक बार और 24 को डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसको सही से देखते हैं गौर से, और पेन कॉपी लेकर बैठिएगा हमेशा की तरह। जो भी अभी बताऊंगा समरी टाइप में, तो उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो कहता है 24 कहता है, सिकंदर की भारत में सफलता निम्न कारणों में से थी। मतलब कौन कौन से कारण थे जिनमें क्या भारत में उसकी सफलता मिली थी। तो देखते हैं क्या क्या था। तो भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी, सब अपने अपने राज्य की लड़ रहे थे, ठीक है। अब दूसरी क्या थी, उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, बिल्कुल सही थी। सिकंदर महान ही महान था, ठीक है। और तीसरा कहता है उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला था, तो बिल्कुल सही बात है, ठीक। यहीं पे यदि हम बात करें वहाँ पे कि देशद्रोही कैसे, कि तक्षशिला के जब सिकंदर आक्रमण कर रहा था ब्यास नदी को पार करके, ब्यास नदी के उस तरफ, ठीक है, तो तक्षशिला में पहले आया था। कहाँ था? तक्षशिला में। थोड़ा सा सिकंदर को एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। तक्षशिला में आया था। तो तक्षशिला का राजा कौन था? तो राजा आम्भिक था। कौन था? राजा कौन था तक्षशिला का? तो आम्भिक था। एक नंबर का डरपोक था, अय्यासबाज था, कौन? आम्भिक, ठीक है। ये क्या करता था? ये लड़कियों को ज़्यादा पसंद करता था और पत्नियों से झगड़ा करता रहता था, इसका यही काम था, ठीक है। इन्होंने क्या किया, जब आया वहाँ पे आम्भिक, तो आम्भिक डर गया, किसको? सिकंदर को, कि सिकंदर आके आ गया यहाँ पे आक्रमण करेगा। तो आम्भिक डर के कारण ही इसने क्या की, हार स्वीकार कर ली। किससे? सिकंदर महान से। इतना खौफ था सिकंदर महान का कि समझ रहे हो कि आम्भिक जैसे राजा, ये तो टुच्चा सा राजा था, ठीक है। आम्भिक ने क्या करी, हार स्वीकार कर ली, ठीक है। जब इसने हार स्वीकार कर ली और इसने कहा कि मैं आपको भारत यानी संपूर्ण भारत में विजय दिलाने में आपका सहयोग करूंगा। किसने कहा? तो आम्बिक ने कहा, संपूर्ण भारत में, ठीक है। तो अब वहाँ के यदि बात करें, एक थोड़ा सा क्वेश्चन बनेगा कि सिकंदर की पत्नी का नाम क्या था? क्या नाम था? तो रेक्सोना। क्या नाम था? रेक्सोना। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कहानी है, इसको थोड़ा सा पढ़िएगा, मज़ा आ जाएगा आपको, ठीक है। तो आम्बिक ने क्या करी, हार स्वीकार कर ली, और अखंड भारत की धरती पर सिकंदर की पहली बार जीत हुई, बोल सकते हो। किसके? आम्बिक को हरा करके, ठीक है। आम्बिक क्या हुआ, सिकंदर के साथ मिल गया। फिर आम्बिक ने सिंध के राजा पोरस को, सिंध के राजा, जो सिंध का राजा कौन था? पोरस को भी हराने में मदद करी। किसकी? तो सिकंदर की। किसने मदद करी? तो आम्बिक ने मदद करी। कहते नहीं, घर का बेदी लंका ढाए, वही चीज़, वही कहानी है यहाँ पे कि आम्बिक ने क्या किया, मिल गया सिकंदर से और कहा कि पहले पोरस को हराना होगा। तो पोरस को इन्होंने हराया, ठीक है। पोरस को हराया, ठीक है। वहाँ पे हुआ पोरस का युद्ध। पोरस से जब युद्ध हुआ तो उसको कहते हैं, एक नाम चलता है सिंध का युद्ध। क्या? सिंध का युद्ध। मतलब सिंध नदी के किनारे किसको हराया गया था? तो पोरस को हराया, ठीक है। किसने मिलकर हराया? तो पोरस और, ठीक है, पोरस ने मिलकर, सिकंदर ने, दोनों ने मिलकर वो पोरस को, सिकंदर और आम्बिक ने मिलकर हराया, ठीक है। अब पोरस तो हारा, लेकिन बहुत मुश्किल से हारा, ठीक है। थोड़ा सा बात यहाँ समझिएगा, बहुत ही मुश्किल से हारा पोरस। और उस समय क्या था
पोरस हार गया, लेकिन ठीक है, जब हार गया तो पोरस ने घुटने नहीं टेके। क्या? पोरस ने घुटने नहीं टेके। ठीक है, जब पोरस ने घुटने क्या किया, नहीं टेके, तो सिकंदर के सामने आया और बोला कि मेरा गला काट दो। क्या? गला काट दो, लेकिन मैं हार स्वीकार नहीं करूंगा। ठीक है, तो सिकंदर वैसे ही वीर महान था, तो उसको लगा अरे वाह, बहादुर भी है, जाबाज भी है और इज्जत भी करता है। ठीक है, अपनी शान के लिए मरता भी है। तो सिकंदर बहुत खुश हुआ और सिकंदर की पत्नी भी खुश हुई। तो सिकंदर बोला मैं तो खुश होता हूँ, वो तो चलता है, लेकिन पत्नी जो इसकी कौन थी, पत्नी का नाम क्या था, रेक्सोना, ये क्यों खुश हो रही है? तो इसने क्या किया कि ऐसा तो नहीं रेक्सोना इसको पसंद करने लगी और मुझे छोड़ के चली जाए। तो इसने क्या किया कि रेक्सोना से पोरस के हाथ पर, रेक्सोना से पोरस के हाथ पर राखी बंधवा दी। किसने? सिकंदर ने। ठीक, क्या किया कि रेक्सोना से कहकर पोरस के हाथ में राखी बंधवा दी। ठीक है, कि मतलब ये भाई बहन का रिश्ता भी हो जाएगा और रेक्सोना इसको पसंद भी नहीं कर पाएगी। ठीक, अब आगे हुआ, जब हार गया तो अब 3 लोग मिल गए, एक पोरस, एक आम्भिक और तीसरे सिकंदर। ठीक है, तो बोला, सिकंदर ने कहा कि पोरस तुम्हें मैं अपना राज्य वापस करता हूँ, लेकिन मगध जीतने में मेरी मदद करो। तो पोरस बोला चलो ठीक है, देखते हैं। अब उस समय मगध की बात करें तो मगध में उस समय कौन था? घनानंद थे शासक। थोड़ा यदि घनानंद की बात करें, संस्थापक कौन थे नंदवंश के? तो महापद्म नंद है, ये शूद्र जाति के थे। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कहानी, इसको ऐड करते हुए चलिएगा। ठीक है, घनानंद थे कहाँ के? ठीक है, मगध के, मतलब नंदवंश के संस्थापक। ठीक है, इसे घनानंद को जो महापद्म नंद थे, महापद्म नंद, ठीक है, ये संस्थापक थे और इनको क्या था, क्षत्रियों से नफरत थी। ठीक है, तो इनको सर्व छत्रांतक की उपाधि भी दी गई। सर्व छत्रांतक की उपाधि किसको दी गई? महापद्म नंद को दी गई। ठीक है, क्योंकि ये क्षत्रियों से बहुत ही नफरत करता था। ठीक है, मतलब यानी बोल रहा था कि मैं सभी क्षत्रियों का अंत कर दूंगा और जितने भी इसके साथ सामने क्षत्रिय आते थे उनका अंत कर देता था ये। ठीक है, तो इसलिए इसको सर्व छत्रांतक की उपाधि भी दी गई। क्वेश्चन बनेगा कि सर्व छत्रांतक की उपाधि किसको दी गई? तो महापद्म नंद को दी गई। ठीक है, अब कलिंग पर आक्रमण करने के बाद किसने? महापद्म नंद ने किसको जीता? कलिंग को जीता। महापद्म नंद ने कलिंग को भी जीता और इसने किसकी उपाधि धारण करी? तो एकराट की उपाधि धारण करी। किसकी? एकराट की उपाधि भी धारण करी। ठीक, इतनी बात आई। एकराट का मतलब क्या होता है? तो बोले तो एकलौता राजा, यानी एक ही राजा। ठीक है, और यहाँ से एक क्वेश्चन फिर, कलिंग में कौन आता है? तो घनानंद आते हैं। तो उस समय घनानंद राजा होते हैं जिस समय की कौन? पोरस, आम्बिक और सिकंदर आक्रमण करने जाते हैं। तो उस समय चाणक्य जो मगध में आए थे बताने कि घनानंद को समझाने, मतलब घनानंद को समझाने आए थे कि पोरस हार चुका है। क्या? पोरस हार चुका है, पोरस हार चुका है। अब हमको क्या करना है? सिकंदर को भारत में नहीं घुसने देना है। लेकिन घनानंद आर्केस्ट्रा देख रहा था और नशे में चूर था। उसने देखा अरे ये ब्राह्मण कैसे आ गया यहाँ पे, वैसे भी इसके पिता क्या थे? सर्व छत्रांतक की उपाधि धारण किए थे। ठीक है, तो इन्होंने देखा कि अरे ये ब्राह्मण कहाँ से आ गया। तभी किसको? चाणक्य को चोटी पकड़ के इन्होंने बाहर फेंका दिया। ठीक है, तभी चाणक्य ने घनानंद को बर्बाद करने की और चोटी न बांधने की कसम खा ली। ठीक, और तक्षशिला क्या हुआ? वापस चले गए। अब बोले चाणक्य कि अब हमें ही कुछ करना होगा। ठीक है, तो उस समय सबसे प्रिय शिष्य थे इनके कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। अब कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सुनिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य मिलकर इन्होंने एक षड्यंत्र रचा अंधविश्वास फैलाने के लिए कि ब्यास नदी को पार करना था, तभी भारत में एंट्री कर पाता। ठीक है, कौन? चाणक्य। ठीक है, तो ब्यास नदी को इन्होंने मतलब क्या किया? अफवाह फैला दिया कि जो भी ब्यास नदी को पार करेगा तो वो देवों के प्रकोप से मारा जाएगा। ठीक है, इन्होंने ये अफवाह फैला दी और
चाणक्य ने क्या करता था वहाँ पे, खाने में कुछ जहर वगैरह मिला देता था, तभी उनकी सेना कुछ बहुत मर भी गई। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, कह रहा कि नहीं ऐसा नहीं कुछ हुआ, तो कह रहा नहीं मानना है, तो कह रहा चलो। अब ये लोग गए कहाँ, विपाशा नदी को पार करने। विपाशा का नाम क्या है, ब्यास। ठीक है, उसको पार करने गए। तभी चाणक्य ने क्या किया, इनके जितने भी वो सैनिक थे उनमें क्या मिला दिया, जहर मिला दिया पोरस के सैनिकों, वो चंद सिकंदर के सैनिकों के खाने में। ठीक है, और ये लोग जैसे ही ब्यास नदी के पास पहुँचे तो वहीं पर ये क्या हुए, ख़त्म हो गए। तभी इनको शक हुआ, किसको, सिकंदर को, कि नहीं यहाँ पर कुछ है। और जितनी भी सेना थी उसमें अफवाह फैल गई, भगदड़ मच गया। उसी समय सिकंदर के, थोड़ा सा बात समझिएगा यहाँ पे, जब मौर्य वंश पढ़ेंगे वो बात अलग है। सिकंदर के नौसेना प्रमुख थे, जो मतलब समुद्र पार करा के ला रहे थे। नौसैनिक प्रमुख कौन थे, तो नियारकस थे। कौन थे, नियारकस। ठीक है, नाव बनाने, नदी पार करने के ये सब काम कौन संभालता था, नियारकस। ठीक है, और फिर सिकंदर थल सेना का भी कोई प्रमुख होता तो सेल्यूकस निकेटर का आप लोगों ने नाम सुना होगा, सेल्यूकस निकेटर का नाम सुना होगा। ठीक है, तो वो आए। ठीक, तो अब यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया। अब बाकी जब पढ़ेंगे ना हम लोग तो मौर्य वंश वगैरह, तब उसके बारे में आगे मैं बता दूंगा कि यहाँ पे कैसे क्या हुआ, कैसे ये सिकंदर वहाँ भारत में आक्रमण नहीं कर पाए और वापस हो गए। ठीक है, तो बाकी नहीं तो फिर एमसीक्यू नहीं हो पाएगा, कहानी चलती रहेगी। तो इसी तरह कहानी थ्रू पढ़ते रहेंगे और बाकी आगे बढ़ते रहेंगे। तो चलो एमसीक्यू पर आते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 24 का जवाब आपका सही हो जाएगा, तो वह अच्छा शासक भी था। ठीक है, उसे देशद्रोही यानी भारतीयों के साथ मिला था, जाहिर सी बात है। सिकंदर और अम्बिक, वो पोरस और अम्बिक ने सहयोग दिया था। ठीक है, उनकी सर्वश्रेष्ठ सेना थी, बिल्कुल सही बात है। तो यानी और भारत में तब तक कोई केंद्र सत्ता नहीं थी, ये भी सही हो गया। यानी 1 2 3 4 यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अब बात करते हैं 25 की। किसकी, 25 की। 25 नंबर क्या कहता है, मैचिंग खेलना है। एक तरफ राजा दे दिए है उन्होंने, एक तरफ क्या दे दिया, उनका राज्य दे दिया है। तो जैसा कि ए में बात करें यहाँ पे कि प्रद्योत कहाँ का राजा था, तो अवंती के राजा कौन थे, प्रद्योत। ठीक है, और दूसरे नंबर पे जो उदयन है वो कहाँ के राजा थे, तो उदयन तो वत्स के ही राजा थे, यानी 2 का 2 ही सही होगा, यानी बी का 2 ही सही होगा। और यदि प्रजसेन की बात करें, प्रसेंजित की, ठीक है, प्रसेंजित की बात करें तो प्रसेंजित ये कौशल से संबंधित है, यानी आपका चौथा विकल्प सही हो जाएगा। और यदि बात करें अजातशत्रु, तो अजातशत्रु सबको पता है कि मगध से संबंधित है। ठीक है, अभी जब मगध वंश पढ़ेंगे तो पूरी तरीके से हसीन मसूक सा ऐसे करके ट्रिक से पूरी सब राजा कवर कर लेंगे। ठीक है, तो इसका कौन से ऑप्शन देखते हैं कि 3 2 4 1, 3 2 4 1, यानी विकल्प नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, इसको देखते हैं। यूपीपीसीएस 1999 में आया है। अब देखते हैं क्या कहता है कि अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी, ये क्वेश्चन है। तो ये बात हो रही है यहाँ पे कि कलिंग में नहर का निर्माण कराया था किसने, जब अभी मैंने बताया कि जब एकराट की उपाधि धारण की गई, एकराट की उपाधि धारण किसने करी, तो महापदम नंद ने। ठीक है, एकराट की उपाधि धारण करी तभी, और कब धारण करी, कलिंग को जीतने के बाद। ठीक है, तो तभी इन्होंने क्या किया, कलिंग में नहर का निर्माण कराया। यदि पूछे नहर का निर्माण कहाँ हुआ, कलिंग में, लेकिन कराया किसने, तो इसके बेटे ने, किसके, महापदम नंद के बेटे ने, यानी घनानंद ने कलिंग में नहर का निर्माण कराया, घनानंद ने। ये भी क्वेश्चन आप याद रखिएगा। तो अब आपको समझ में आ जाएगा। तो 26 का आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कहाँ पर बनी थी, तो कलिंग में बनी थी। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया था। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया था, तो ये डेरियस प्रथम की बात कर रहा है, यानी विकल्प नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है,
कौन था? डेरियस प्रथम। ठीक, हकमनी वंश का था ये। किस वंश का था? तो हक, वन मिनट, किस वंश का था? तो डेरियस किस वंश का था? हक मनी वंश का था। ठीक है, कौन? डेरियस प्रथम या डेरियस के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं 28 नंबर की। 28 नंबर क्या कहता है कि मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गण राज्य के साथ युद्ध रहा? तो जो अजातशत्रु है ये हमेशा वैशाली से, किससे? वैशाली से इसने हमेशा युद्ध किया और ये जीत नहीं पाता था, लेकिन अक्सर क्या होता था? अक्सर इनका युद्ध होता रहता था। किससे? वैशाली, यानी वज्जी संघ से। यानी ऑप्शन नंबर, ये विकल्प नंबर की बात करें तो ए आपका सही हो जाएगा, 28 का ए। अब बात करेंगे आगे 29। 29 क्या कहता है? 29 नंबर कहता है कि वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मूसल, एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था तथा महाशिला कंठक यानी पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक युद्ध हथियारों का प्रयोग किया जाता था। महाशिला कंटक आप लोगों ने देखा होगा, बाहुबली, पत्थर गोल गोल उसमें क्या फंसा के फेंकते थे, वही क्या महाशिला कंटक ऐसे ही था। ठीक है, और रथ मूसल तो एक था ही, उसमें बहुत सारा गदा रखे थे। ठीक है, और ये आप कह सकते हो कि भल्लाल देव वाला गदा, किसका याद करने के लिए क्या जा रहा है? भल्लाल देव वाला गदा। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं 29 कहता है कि इसमें महाशिला कंटक और रथ मूसल का प्रयोग किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था? तो 29 के यदि ऑप्शन की बात करें हम यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर ए कहता है अजातशत्रु, बी कहता है चंद्रगुप्त मौर्य और सी कहता है कालाशोक, डी कहता है उदयन। कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा, या तो फिर वीडियो पोस्ट करके आप क्वेश्चन का जवाब ले सकते हैं। मेरे पास कमेंट पढ़ने के लिए कोई भी सुविधा नहीं है, इसलिए मैं आपको बताने की कुछ कोशिश करता हूँ। आप लोग समझता हूँ कि आप लोग चीज़ें कनेक्ट कर रहे होंगे। ठीक है, तो आपका विकल्प नंबर सही हो जाएगा इसमें कि रथ मूसल और महाशिला कंटक का प्रयोग किसने किया, तो आपका विकल्प सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अजातशत्रु ने। ठीक है, यानी अजातशत्रु को और क्या कहते हैं, तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है अजातशत्रु को किस नाम की उपाधि दी गई है। ठीक है, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में छापना है। तो क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो देखो, नंद वंश को किसने मारा? चंद्रगुप्त मौर्य ने ही मारा। तो अंतिम राजा कौन था उस समय? घनानंद ही थे। ठीक है, कौन थे? घनानंद, यानी विकल्प नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक, ये साला एक नंबर का शराबी था। कौन? घनानंद एक नंबर का शराबी था। इसको मरवाने के लिए इसकी बच्ची यानी इसी की लड़की ने किसका सहयोग किया? चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त मौर्य का। ठीक है, हालांकि इन्हें घनानंद शासक भी अच्छा था, क्रूर शासक था और इसने युद्ध भी लड़े। ठीक है, एक बार इन्होंने क्या किया कि चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य दोनों को कूच के मारा, मतलब बहुत बुरी तरीके से मारा और इनको राज्य से बाहर फेंका दिया। ठीक है, तो कह रहा यार ये तो गलत हो गया जब चंद्रगुप्त और चाणक्य दोनों इससे हार गए। ठीक है, फिर ये किसी के घर में छुप गए थे। ठीक है, वहाँ पे क्या हुआ कि एक माता थी, उन्होंने खिचड़ी बनाई थी, अपने बच्चे को खिला रही थी, तो उनके बच्चे ने बीच से खिचड़ी खाई, थाली के बीच से खिचड़ी खाई, तो उसका हाथ जल गया। तो बोल रही ए पगले, तुमका चंद्रगुप्त मौर्य या चाणक्य होगा जो बीच से खा रहे हो? हाँ, तो कह रहे कि अगर वो लोग किनारे से ही मारते, अगर किनारे से ही खाते वो लोग, तो जायज़ सी बात है राज्य को वो लोग जीत सकते थे। अब जाके डायरेक्ट आप जाके राज्य में ही आक्रमण करेंगे तो कैसे जीत जाएंगे? ठीक है, तो तब उनको समझ में आई, ये लोग वहीं पे सुन भी रहे थे चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य, तब इनको अकल आई, इन्होंने फिर दिमाग लगाया, उन्होंने लड़की से भी बात करी। लड़की बोली कि नहीं, मैं अपने पिता से बहुत वो हूँ, रुष्ट हो चुकी हूँ। ठीक है, फिर उनकी लड़की जो थी वो क्या किया, उनके मारने में सहयोग करी। ठीक है, तभी घनानंद की मृत्यु हो पाई थी। ठीक, अब बात करते हैं 31 नंबर। 31 क्या कहता है कि भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो आपको मैंने बताया कि 600 ईसा पूर्व
600 ईसा पूर्व। इसके बाद ही क्या सिक्कों का प्रचलन बढ़ गया था, सिक्कों का प्रचलन बढ़ गया। पहले सिक्के नहीं चलते थे, पहले इसके पहले मैंने अभी आपको बताया था, तो वहाँ पे अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि महाजनपद काल के पहले, यदि बात करें महाजनपद काल के पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, तो वैदिक काल पढ़ा था। वैदिक काल में जिसमें किसकी गायों की, किसकी गायों की मानता ज़्यादा थी। जिसके पास ज़्यादा गायें थी वो ज़्यादा रईस माने जाते थे, और जिसके पास गायें कम थी तो वो कम माने जाते थे। तो उम्मीद करता हूँ तो इसका विकल्प आपको जवाब सूझ गया होगा, कौन सा विकल्प आपका सही हो गया, तो विकल्प नंबर सी इज़ राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32। 32 क्या कहता है, कुछ इसमें ऑप्शन दिए उनको चूज करने हैं। कहता है कि निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। ओके, करते हैं विचार भाई, कि कौन बुद्ध के समकालीन थे, किसके, बुद्ध के समकालीन राजा थे। इनको हम गए छांटना है, ठीक है। तो जैसे कि देखते हैं, अजातशत्रु, तो अजातशत्रु क्या थे। और यदि बात करें यहाँ पे बिंदुसार, तो बुद्ध के समकालीन कौन थे, बिंदुसार थे या नहीं थे, तो बिंदुसार नहीं थे। और यदि बात करें यहाँ पे प्रज्ञसेन, तो प्रज्ञसेन भी थे। यानी 1 और 3 आपका जवाब सही हो जाएगा, जो कि विकल्प नंबर आपका सी इज राइट हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 33 की। क्या कहता है, कहता है कि छठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था। तो ऑप्शन की यदि बात करें तो ऑप्शन नंबर ए कहता है उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। बी कहता है जनजातीय समाज में अधिक व्यवस्थित जीवन का मार्ग प्रशस्त किया। सी कहता है व्यापार एवं वाणिज्य का उल्लेखनीय विकास। या डी कहता है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो जैसे कि कह रहा है कि बड़े राज्यों का उदय का मुख्य कारण क्या था, तो उस समय क्या था, उत्तर प्रदेश बिहार में बड़े पैमाने में क्या लोहे का उपयोग ज़्यादा किया जाता यह था, यानी विकल्प नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है कि मगध सम्राट बिंबिसार, मगध के सम्राट बिंबिसार, बिंदुसार नहीं बिंबिसार बोल रहा है, ठीक है, अपने राजवैदिक जीवक को किस राज्य के राजा चिकित्सक के लिए भेजा था। तो 34 का विकल्प आपका सही हो जाएगा आवंती, ठीक है। आवंती के राजा को ठीक करने के लिए बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को, किसका नाम क्या था, जीवक को भेजा था, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। यदि यहीं पे पूछ ले कि उस समय जो आवंती था, आवंती, इसको मेन क्या कहते हैं, एमपी है, मध्य प्रदेश, ठीक है। तो उस समय राजा कौन था, किसको मतलब जीवक सही करने गया था, चंद्रप्रद्योत वहाँ का राजा था। चंद्रप्रद्योत कहाँ का, तो आवंती का उस समय राजा था, ठीक है। और जैसे ये क्या हुआ, चंद्रप्रद्योत सही हो गए, तो इन्होंने अपने राज्य को किसके अधीन कर दिया, किसके, बिंबिसार के अधीन कर दिया। अब ये बिंबिसार कौन था, तो ये हर्यक वंश का संस्थापक था। कौन, बिंबिसार कौन था, तो हर्यक वंश का संस्थापक है, हर्यक वंश का संस्थापक था, ठीक है। इतनी बात समझ आई। तो बात करेंगे अभी जब हर्यक वंश पढ़ेंगे। अब उससे पहले और पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर है आपका 35। 35 क्या कहता है, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया था। तो जैसी बात है, ऑप्शन विकल्प नंबर आपका बी इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है, नहीं, जो 35 नंबर है इसका थोड़ा सा विकल्प थोड़ा सही ध्यान दीजिएगा कि इसमें क्वेश्चन कह रहा कि अवंती को जीत कर, इसने तो क्या किया था, चंद्रप्रद्योत ने ऐसे ही हार स्वीकार कर ली थी, लेकिन अवंती को जीतने की बात कर रहा है यहाँ पर। तो आपका विकल्प आपका सही हो जाएगा 35 का, शिशु नागवंश ने जीता था अवंती को, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, तो उसने तो बहुत ही अपने आप से ही हार मान लिया था, मतलब अधीन कर दिया था किसके, बिंबिसार के अधीन पर, ठीक है, किसने, चंद्रप्रद्योत ने। लेकिन जीतने की बात हो रही तो नागवंश का शिशु नागवंश था, ठीक है।
शिशुनाग था नागवंश का, तो इसने जीता था। ठीक। 36 कहता है किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो जो बिंबिसार था ना, इसने क्या किया था, अंग का, जिसकी राजधानी चंपा थी, उसका विलय अपने राज्य के अधीन कर लिया था। ठीक। यदि और इसने क्या किया था, राजगीर को राजधानी भी बनाई थी। क्या किया था, राजगीर राजधानी भी बनाई थी इसने। राजगीर या राजगृह बोल सकते हैं। ठीक है। अब मगध की बात हो रही है यहाँ पे। अब जो आपका 37 क्वेश्चन नंबर है, कहता है शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया था। तो अभी आपका बात की बात करते हैं यहाँ पे, तो अवंती को कर ही लिया था, यानी ए भी सही होगा तो बी भी ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसको भी किया होगा तो आपका विकल्प नंबर कौन सही हो जाएगा, डी इज राइट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि नहीं की बात कर रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है, 38 कहता है कि काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था। तो 38 का आपका जवाब सही जाएगा, जो अजात शत्रु, जिसको कुड़िक हंता या पितृहंता भी कहते थे, अजात शत्रु को कुड़िक या पितृहंता। तो क्या किया था इन्होंने, मगध के साम्राज्य में लिच्छवी और काशी को विलय कर लिया था, और जिन्होंने इन्हीं ने क्या रथ मूसल और महाशिला कंटक का भी प्रयोग किया था। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 39 कहता है मगध साम्राज्य के बारे में कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 बात करता है कि पुराणों एवं महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना बृहदत्त ने की थी, तो बिल्कुल सही बात है। ठीक। फिर बी कहता है महापद्म नंद ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया तथा सर्व छत्रांतक या क्षत्रियों को अंत करने वाला एवं एकराट की उपाधि धारण की, तो बिल्कुल सही बात है, ये मैंने अभी आपको बताया। ठीक है। अब विकल्प नंबर सी की बात करें यहाँ पे, सी कहता है राज गिरिव्रज राजगृह पाटलिपुत्र वैशाली क्रमशः इसकी 4 राजधानियाँ बनी। तो 39 की बात करें तो बिल्कुल सही है, ये भी सही है कि इसकी 4 राजधानियाँ बन चुकी थी बारी बारी करके, गिरिव्रज राजगृह पाटलिपुत्र और वैशाली। ठीक है। अब यदि बात करें कि डी कहता है कि इनमें से कोई नहीं, तो यानी विकल्प ये तीनों सही हैं, और वो पूछ रहा है कि नहीं, तो इनमें से विकल्प आपका कोई नहीं, आपका ये विकल्प नंबर डी आपका सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्लास समझ में आ रही होगी। यदि क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर करते चलिएगा मेरे दोस्त। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है, आप ये मत देखिए कि कितने क्वेश्चन हो रहे हैं, आप ये समझिए कि कितनी तरीके से समझ में आ रहा है आप लोगों को, नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है। एक समय ऐसा आएगा कि महारत हासिल हो जाएगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में एक शासक था, तो कौन था। तो 40 का विकल्प की बात करें तो नंद था, उस समय नंद वंश ही चल रहा था। ठीक है। इसके बाद दिया था सिकंदर का जिस समय आक्रमण था तो महापद्म नंद के बेटे कौन, घनानंद का शासक था उस समय, तो यानी विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व छठी सदी से क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा एक ईसा पूर्व छठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर या राज्य था। तो कौन था उस समय सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य। तो 41 का आपका विकल्प सही हो जाएगा, उस समय मगध, जहाँ के शासक कौन थे, घनानंद। ठीक है। वही क्या थे, सबसे सर्व शक्तिशाली राज्य था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है, इसमें मैच करना है, लिपियां हैं, देखते हैं इसमें क्या पूछ रहा है। ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है, तो इनका देखना है। तो खरोष्ट लिपि का प्रचार हुआ था या नहीं हुआ था, तो हुआ था, खरोष्टी लिपि का प्रचार भी हुआ था किसने, ईरानी आक्रमणों के द्वारा। और अभिलेख उत्क्रमणी करने की कला का भी प्रचार हुआ था, बिल्कुल सही बात है। ईरानियों के छत्र प्रणाली का प्रचार हुआ था, बिल्कुल सही बात है। और चौथा नंबर है जो घंटा आकार के गुंबज
की कला का प्रचार, तो ये भी ईरानियों के आक्रमण के बाद ही हुआ था, इन्होंने प्रचार प्रसार किया था, ठीक है, कहाँ पर, भारत में, ठीक है। और जो 5वां नंबर है आपका, कह रहा है कि स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति, तो ये भी बहुत अच्छा, ये पॉइंट आपका अच्छा है कि स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति कब से की गई, तो भारत में ईरानी आक्रमणों के प्रभाव के रूप में जानी गई, ठीक है। तो यानी विकल्प नंबर आपका कौन सही हो जाएगा, 1 2 3 4 5, यानी विकल्प नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 43 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सिकंदर के समय आक्रमण का प्रभाव नहीं था, ठीक है। विकल्प की बात करें तो ए कहता है कि इस आक्रमण ने भारत और यूनान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करवाया, तो बिल्कुल सही है। बी कहता है कि इस आक्रमण ने पश्चिमोत्तर भारत के यूनानियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त कराया, तो बिल्कुल सही बात है। सी कहता है कि सिकंदर अनेक उपनिवेशों की स्थापना करने के लिए उत्तरदायी था, तो बिल्कुल सही बात है, इन्होंने अनेक राज्यों को, मतलब अनेक देशों को विजय प्राप्त करी थी, ठीक है, तभी इनका नाम सिकंदर महान पड़ा था, ठीक है। इनको विश्व विजेता के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो अब बात करें यहाँ पे, जो डी कहता है कि उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया, तो ये यूनान की रियासत नहीं बना पाया था, ठीक है, यानी विकल्प नंबर नहीं पूछ रहा है, तो इसका विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा, तो विकल्प नंबर आपका सही हो जाएगा, डी इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी, तो उस समय मगध वंश जो था, तो उस पर गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी, बाकी कपिलवस्तु में थी और कुशीनगर के मल्ल में थी, वैशाली की लिच्छवी में भी थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसे सेनिया यानी नियमित और स्थानीय सेना रखने वाला कहा जाता है, तो जो बिंबिसार था उसी को क्या सेनिया कहा जाता था, ठीक है। तो ये रहे आपके क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूँ आज के इतने क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। क्लास क्योंकि बड़ी भी नहीं करनी है और ऐसे स्टेप बाय स्टेप करके, तो आज की क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और यदि क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो चलिए मिलते हैं कल फिर से पुनः इसी समय पर, तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद।